हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। सो गाइज, जो कल का टॉपिक था वो था आयन पर आधारित। सो गाइज, आज देख लेते हैं कि आयन पर आधारित जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कैसे आते हैं। सो गाइज, जो न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि किसी अज्ञात परमाणु का क्लोराइड MCl2 है। कितना है? MCl2 है। तो अज्ञात परमाणु का सल्फेट क्या होगा? अज्ञात परमाणु का सल्फेट क्या होगा? तो देखते हैं। जैसे पूछ दिया जाए किसी अज्ञात परमाणु का क्लोराइड MCl2 है। MCl2 है। तो अज्ञात परमाणु का सल्फेट क्या होगा? यानी कि अज्ञात परमाणु का सल्फेट क्या होगा, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया? अज्ञात परमाणु का सल्फेट बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया। तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए जो MCl2 दिया गया, क्या दिया गया? MCl2 दिया गया। इसमें जो M है वो अज्ञात है। क्या है? M जो है इसमें क्या दिया गया? किसी अज्ञात परमाणु का क्लोराइड, मतलब क्लोराइड तो Cl2 है ही, और अज्ञात और दिया गया, तो अज्ञात आगे क्या है? M है। ये M है जो वो अज्ञात है। तो हमें M पर क्या मालूम हो जाए? चार्ज मालूम हो जाए। तो MCl2 से हम निकालेंगे M पर चार्ज। तो M पर चार्ज कैसे निकालते हैं? यहाँ पर Cl कितने हैं? 2 है, यानी कि यहाँ पर Cl2 है। तो ये 2 कब आएगा? जब इस पर कितने पॉजिटिव होंगे? 2 पॉजिटिव होंगे। ये कल बताया था। तो M पर कितने पॉजिटिव होंगे? 2। तो M हो गया 2 पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव हो गए? 2 प्लस इसके बाद जो Cl2 है, यानी कि जो Cl है, यहाँ पर M है। M कितना है? 1 है। M 1 कब होगा? जब Cl पर 1 नेगेटिव होगा। कितने होंगे? Cl पर 1 नेगेटिव, यानी कि ये 2 यहाँ पहुंच जाते हैं और 1 यहाँ आ जाता है। जो 1 लिखते नहीं, 1 लिखते नहीं, तो MCl2। तो यहाँ पर क्या मालूम हो गया? M पर क्या मालूम हो गया? चार्ज, यानी कि अज्ञात जो परमाणु है उस पर हमें मालूम हो गया चार्ज। क्या मालूम हो गया? चार्ज। अब हमें क्या निकालना है? अज्ञात परमाणु का सल्फेट। क्या निकालना है? अज्ञात परमाणु का सल्फेट। तो अज्ञात परमाणु क्या है? M+2 है। क्या है? M+2 प्लस सल्फेट पूछा है, अज्ञात परमाणु का सल्फेट। तो सल्फेट पर चार्ज कितना होता है? SO4 -2 होता है, एरो। तो अज्ञात परमाणु का क्या निकलेगा आके? अब सल्फेट निकलेगा आके। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों समान है। कैसे हैं? समान है। और समान जब होते हैं तो ये एक दूसरे को आपस में क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निरस्त। तो ये जब निरस्त कर देंगे तो यहाँ पर M है तो M हो जाएगा, यहाँ पर SO4 है तो SO4 हो जाएगा। यानी कि अज्ञात परमाणु का जो सल्फेट है वो है MSO4। MSO4। तो जैसे ऐसे ही और आगे क्वेश्चन आ जाए, जैसे और न्यूमेरिकल आ जाए आयन पर आधारित। जैसे दे दिया जाए किसी अज्ञात परमाणु का जो साइनाइड है वो दिया गया है NCN नेगेटिव। क्या दिया गया है? NCN नेगेटिव। जैसे क्या दिया जाए? किसी अज्ञात परमाणु का जो साइनाइड है वो दिया गया है, चाहे NCN कर लो चाहे PCN कर लो। क्या दिया गया? अज्ञात परमाणु का साइनाइड क्या दिया गया? मान लिया PCN दिया गया, PCN दिया गया। क्या दिया गया? PCN दिया गया। तो पूछ दिया जाए अज्ञात परमाणु का कार्बोनेट पूछ दिया जाए। क्या पूछ दिया जाए? अज्ञात परमाणु का कार्बोनेट।
क्या पूछ दिया जाए? अज्ञात परमाणु का कार्बोनेट। क्वेश्चन क्या आ जाए? किसी अज्ञात परमाणु का जो साइनाइड है वो है PCN, तो पूछ दिया जाए अज्ञात परमाणु का कार्बोनेट क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? जो अज्ञात परमाणु का साइनाइड है पहले उसे लेते हैं, PCN। क्या लिया? PCN। अब यहां पर जो साइनाइड है, यहाँ यानी कि जो साइनाइड है और इसके जो P लगा वो अज्ञात है। कौन अज्ञात है? P। तो P पर हमें क्या मालूम चल जाए? चार्ज मालूम चल जाए। यानी कि जो Cn है, Cn मालूम है नेगेटिव में होता, तो ये काय में है? पॉजिटिव में है। अब ये पॉजिटिव में, अब यहाँ पर कितने पॉजिटिव हैं? तो यहाँ पर Cn पर Cn भी एक है और P भी एक है, और Cn पर निगेटिव कितना होता है? Cn पर निगेटिव 1 होता है। कितना होता है? 1। जब Cn पर निगेटिव 1 होगा, तो जब निगेटिव 1 होगा यानी कि 1 होगा 1 होगा, तब तो P1 होगा। और यहाँ पर Cn पर निगेटिव 1 है तो यहाँ पर हो गया P1, और यहाँ पर भी Cn है, सिर्फ अकेला Cn है। ये Cn अकेला कब होगा? जब एक पॉजिटिव होगा। क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा, तभी Cn1 होगा। वही तो होगा Cn1। तो यहाँ पर क्या हो गया? P पर कितने पॉजिटिव हैं? 1 पॉजिटिव। यानी कि जो अज्ञात जो परमाणु है, जो अज्ञात परमाणु है उस पर पॉजिटिव कितना है? 1 पॉजिटिव है। तो जब 1 पॉजिटिव है, P पॉजिटिव हो गया, पूछा क्या गया? कार्बोनेट पूछा गया। कार्बोनेट यानी कि CO3। क्या पूछा गया? CO3। और CO3 पर निगेटिव कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये कहाँ आ जाएगा? 2 यहाँ आ जाएगा। यानी कि अज्ञात जो परमाणु है वहां पर क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक चार्ज है प्लस का, तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, जो कि एक लिखते नहीं 1 लिखते नहीं, तो क्या हो जाएगा? P2CO3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? अज्ञात परमाणु का कार्बोनेट हो गया। तो ये हो गए आयन से संबंधित न्यूमेरिकल, जो कल की क्लासेस में बताए थे कि आयन ये कैसे फार्मूले बनते हैं, ये वाले जो फार्मूले होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये अगली क्लासेस में बता चुके हैं। और आज उस क्लासेस के हो गए न्यूमेरिकल क्लियर। सो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं इससे आगे का जो टॉपिक है। इससे आगे का जो टॉपिक है, जैसे टॉपिक है अणुभार। क्या है टॉपिक? अणुभार। तो जो हम लोग अणुभार निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? तो जो अणुभार निकालते हैं उसके लिए सबसे हमें पहले मालूम होना चाहिए परमाणु भार। क्या मालूम होना चाहिए? परमाणु भार मालूम होना चाहिए, यानी कि एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? एटॉमिक मास, जो कि हम अगली वीडियो पहले वीडियो डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, किसकी? एटॉमिक मास पर आधारित। तो जो एटॉमिक मास होता है वो होता है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग। जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, उनका जो योग होता है वो होता है एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु भार। यानी कि A बराबर होता है P प्लस N, ये बताया था। और जो एटॉमिक मास निकालते हैं वो भी बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो अब निकालेंगे हम लोग अणुभार। क्या निकालेंगे? अणुभार। तो जो अणुभार निकालते हैं, जो अणुभार होता है वो क्या होता है? तो जो कोई यौगिक लिया, क्या लिया? कोई यौगिक। जैसे यौगिक क्या होता है? तो जो यौगिक होता है उसमें हमें फार्मूले मालूम होने चाहिए। क्या मालूम होने चाहिए? किसी का फार्मूला होना चाहिए, वही क्या होता है? यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक। जैसे कोई फार्मूला लिया H2SO4, इसमें क्या है? H2SO4 में क्या दिए गए हैं? परमाणु दिए गए हैं, HSO ये दिए गए हैं। अब इनका जो परमाणु भार है, इनका जब हम संयुक्त परमाणु भार करते हैं, 2 या 2 से अधिक जो परमाणु हैं उनका जब हम संयुक्त रूप से परमाणु भार निकालते हैं तो वही होता है अणुभार। क्या होता है? अणुभार होता है। तो देख लेते हैं, जैसे कुछ तत्व हैं, जैसे आर्गन है AR,
18, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो निश्चित होता है 40 होता है। और जैसे नाइट्रोजन है 7, इसका कितना होता है 14 होता है। और लेकिन मैंने बताया था इसका भी होता है निश्चित, जो विषम संख्याएं करके बताया। जैसे जो विषम है, विषम क्या है 7 है, तो हमने बताया था जो विषम होता है उसमें दोगुना करके +1 कर देते, लेकिन ये क्या होता है, ये निश्चित होता है 40 होता है। अगर दोगुना विषम करके करते तो यहाँ पर 15 होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये मैंने अगली क्लासेस में क्या बताया, जो नाइट्रोजन होता है और जो आर्गन होते हैं जैसे, और जो हाइड्रोजन होते हैं इनके निश्चित होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो बन ही रहेगा एटॉमिक मास, आर्गन का 18 है तो इसका होता है निश्चित 40 होता है। इसका 7 का निश्चित होता है 14 होता है। और जैसे कैल्शियम का 20, इसका 40। जैसे ये क्या, जो ऊपर जो होते हैं ये होते हैं परमाणु भार, एटॉमिक मास होते हैं। जैसे कोई तत्व लिया, मैंने निकाला क्या अणुभार, तो अणुभार मैंने क्या बताया कि जो परमाणु होते हैं, एक दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं, उनका संयुक्त रूप से जब हम निकालते हैं क्या परमाणु भार निकालते हैं, वही क्या कहलाता है अणुभार कहलाता है, जब संयुक्त रूप से। जैसे हाइड्रोजन का निकाला, सल्फर का निकाला, ऑक्सीजन का निकाला, और कोई यौगिक है उसमें ये उपस्थित हैं, तो उनका जब हम संयुक्त रूप से निकालेंगे परमाणु भार, यानी कि योग करके परमाणु भार निकालेंगे, तो वो कहलाता है अणुभार कहलाता है। अब जैसे H2SO4 लिया, क्या लिया H2SO4, इसका क्या पूछते हैं अणुभार, तो अणुभार क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या होता है निश्चित परमाणु भार, पहले हम इनके लिखेंगे परमाणु भार, फिर इन सभी का क्या कर देंगे संयुक्त रूप कर देंगे, तो बन जाएगा अणुभार। क्या बन जाएगा अणुभार। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार, जो हाइड्रोजन होता है उसका होता है 1, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई है 2 का मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन के साथ कितने हैं 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब जब हम किसी दूसरे तत्व का लिखेंगे, किसी दूसरे परमाणु का लिखेंगे, तो उनके बीच में हम प्लस लगाएंगे, वही संयुक्त रूप होता है, तो यहाँ पर हम लगा दिया प्लस। अब सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, और 8 कैसा है सम है, तो इसका दोगुना ही सिर्फ होगा, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर O कितने हैं 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई। अब 2 बन जा 2 + 32 और प्लस 16 4 जा 64, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इनका संयुक्त कर दो, इन्हें संयुक्त रूप कर दो, ऐड कर दो इन्हें, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 और 4 8, 6 और 3 9, कितना आया H2SO4 का एटॉमिक यानी अणुभार कितना आया, H2SO4 का अणुभार कितना आया 98 आया। क्या आया 98, कब, जब इन एटॉमिक मास है, इन सभी का जो एटॉमिक मास है इनमें हमने क्या संयुक्त क्या किया इकट्ठा किया, किन्हें एटॉमिक मास को, तब निकला है 98, ये क्या निकला है अणुभार निकला है। अब जैसे दूसरा लिया H2O, क्या लिया H2O, तो जो H2O है इसमें निकालेंगे तो इसका कितना होता है 1 होता है, तो 1 × 2 क्या हो गया 1 × 2, और क्या हो गया प्लस दूसरा है, दूसरा क्या है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जब हम लिखेंगे तो प्लस लगाएंगे बीच में, तो इसका कितना होता है 16 होता है, इसका होता है 1 और 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, और दूसरा तत्व लिखेंगे तो पहले प्लस लगाएंगे, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 16 और 2 2 1 कम 2 यानी 2 बन जा 2, 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, यानी कि 18 हो जाएंगे। तो ये होते हैं क्या निकालना अणुभार निकालना किसी भी यौगिक का। जैसे और देख लेते हैं, यूरिया का NH2CONH2, जैसे यूरिया का निकाला, क्या निकालेंगे अणुभार NH2CONH2, तो इसका निकालेंगे तो सबसे पहले नाइट्रोजन का लिखेंगे, नाइट्रोजन का कितना होता है
कितना होता है 14 होता है, 7 दूनी 14, 14 होता है। कितना होता है इसका निश्चित होता है नाइट्रोजन का, कितना होता है 14। इसके बाद जब हाइड्रोजन का लिखेंगे तो बीच में पहले प्लस लगाएंगे। अब हाइड्रोजन की बारी आई तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। और है कितने हाइड्रोजन 2 है, 2 का मल्टीप्लाई। अब हाइड्रोजन का हो गया। अब आई बारी कार्बन की, तो कार्बन का जब हम लिखेंगे तो पहले सबसे पहले क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। अब कार्बन क्या है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा इसका होता है 12। अब कार्बन का लिख लिया। अब आ गई बारी ऑक्सीजन की, किसकी आ गई ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन का लिखेंगे तो पहले प्लस लगाएंगे, इसका कितना होता है 16 होता है। अब फिर आ गया नाइट्रोजन, इससे पहले प्लस लगाएंगे। अब नाइट्रोजन का लिखेंगे कितना होगा 14 होगा। इसके बाद फिर हाइड्रोजन का लिखेंगे तो क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और है कितने 2 हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई। अब 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 और प्लस 2 एकम 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 14, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8 6 14, 4 18 और 2 20, 3 4 5 कितना आ गया 50 आ गया। कितना आ गया 50। तो ये हो गए अणुभार निकालने का तरीका। ये किसका तरीका हो गया अणुभार निकालने का तरीका हो गया। अब इसमें पूछ दिया जाए कोई ऐसे यौगिक दे दे, क्या दे दे यौगिक, उसमें पूछ दिया जाए कि कार्बन की जो परसेंटेज है, क्या कार्बन का जो परसेंटेज है वो क्या होगा। कोई यौगिक है जैसे यूरिया है, तो यूरिया में जो कार्बन की जो परसेंटेज है वो क्या आएगी, जो प्रतिशत मात्रा है वो क्या आएगी किसकी कार्बन की। तो वो कैसे निकालते हैं, इसमें किसकी पूछ दी जाए कार्बन की परसेंटेज। क्या पूछ दी जाए कार्बन की परसेंटेज पूछ दी जाए। तो सबसे पहले पूछी गई है कार्बन की परसेंटेज। क्या पूछी गई है कार्बन की परसेंटेज। तो कार्बन का क्या ले लेंगे एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का ले लेंगे एटॉमिक मास। क्या ले लेंगे एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। कितना होता है 12 होता है। अब एटॉमिक मास 12 होता है और नीचे टोटल अणुभार लिखेंगे पूरे यौगिक का अणुभार क्या हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा 50 गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। क्या कर देंगे 100, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24%। कितना आ गया 24%। इसमें जो यूरिया में जो कार्बन की परसेंटेज है वो कितनी है 24% है। अब अगर पूछ दिया जाए नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, किसकी पूछ दी जाए नाइट्रोजन की, किसकी नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछी गई तो इसके लिए क्या करेंगे। अब नाइट्रोजन है कितने 2 है, कितने हैं 2 है और एक नाइट्रोजन का होता है 14 और है 2, तो 14 दूनी 28। कितने हो गए नाइट्रोजन। इस यूरिया में 2 नाइट्रोजन है तो एक का होता है 14, तो है कितने 2 नाइट्रोजन थे, तो 14 दूनी 28 हो गए। बटे अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल कितना है 50 है पूरे यौगिक का अणुभार और मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे 100 का कर देंगे। फिर 0 5 दूनी 10, 28 दूनी 56। कितने परसेंट आ गया नाइट्रोजन 56%। अब अगर पूछ दिया जाए ऑक्सीजन की परसेंट या हाइड्रोजन की परसेंट, किसकी पूछ दी जाए हाइड्रोजन की परसेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन है कितने हैं 2 ये हैं 2 ये हैं, कितने हैं 4 हैं हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है यानी कि परमाणु भार होता है वो होता है 1, है कितने 4 है, तो 4 एकम 4 और बटे टोटल कितना है 50 है और गुणे 100, 50 दूनी 100 यानी कि 4 दूनी 8%। कितना निकल आया 8%। ऐसे ही ऑक्सीजन की परसेंट क्या हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो कितनी हो जाएगी
जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का वो कितना होता है 16 होता है, अपॉन में 50 और गुणे 100। 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%, कितना हो जाएगा 32%। तो ये निकालने का तरीका क्या है, प्रतिशत मात्रा किसकी, किसी यौगिक में कार्बन, जैसे ये है यूरिया है तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसी की भी पूछ दी तो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। और देख लेते हैं थोड़ा परसेंट निकालना। जैसे दे दिया जाए अमोनिया, क्या दे दिया जाए अमोनिया, जैसे दे दिया जाए अमोनिया, क्या है अमोनिया का NH3 है, क्या है NH3। इसमें दोनों की प्रतिशत मात्रा पूछ दी जाए, किसकी, नाइट्रोजन की भी और हाइड्रोजन की भी। क्या पूछ दी जाए, प्रतिशत, परसेंट पूछ दी जाए। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का पहले निकालेंगे अणुभार, मतलब NH3 का निकालेंगे पहले अणुभार, क्या निकालेंगे अमोनिया का निकालेंगे अणुभार। तो अणुभार कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन का कितना है 14 है, हाइड्रोजन का कितना 1 गुणे 3, कितना हो जाएगा 14 3 17, अणुभार कितना आ गया 17 आ गया। अब नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या हो जाएगी, किसकी, नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगी, तो नाइट्रोजन की पहले लिखेंगे अणुभार, क्या परमाणु भार, क्या लिखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14 होता है। नीचे लिखेंगे टोटल यौगिक का अणुभार, NH3 का अणुभार कितना 17 है, गुणे कर देंगे 100, क्या कर देंगे 100। अब इसका निकलेगा आके वही होगा क्या, नाइट्रोजन का परसेंटेज होगा, वो आप लोग निकालना। इसके बाद हाइड्रोजन का पूछ दिया जाए, किसका पूछ दिया जाए, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन है कितने 3 हैं, कितने हैं 3 हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, तो 3 एक कम 3, यार 3 बन जा 3, और नीचे टोटल कितना है 17 है, और गुणे मल्टीप्लाई 100 का, जो निकलेगा वही क्या होगा परसेंटेज होगा, क्या होगा परसेंटेज होगा। ये आपका काम है। सो गाइस, आज की जो क्लास थी वो थी अणुभार पर आधारित, किस पर थी, अणुभार पर आधारित। सो गाइस, जो अब कल आगे की क्लास होगी वो आपको कल मिलेगी। सो जिसने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आ रही हो, क्लासेस आपको पसंद आ रही हो, तो इस क्लासेस को यानी कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर ज़्यादा पसंद आए तो अपने ग्रुप में आगे बढ़ाएं यानी कि शेयर करें। सो गाइस, आज की जो क्लासेस है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लासेस के साथ।